हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। मैं हूं पुष्पांजलि। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो मौलिक कर्तव्य है, जिसको कि इंग्लिश में हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। इसके पहले हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और भी कई सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात कि उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखें। उसको देखने के लिए आप अनु क्लासरूम के चैनल पर विजिट करें, वहां पे आपको वो वीडियोस मिलेंगे और उन सारे वीडियोस में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको उसमें कवर किया गया है, तो उनको जरूर आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम, और हमारा जो टॉपिक होगा वो मौलिक कर्तव्य होगा, ड्यूटीज होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य है वो कहां से पहले लिया गया है, उसके बारे में कुछ देखेंगे। उसके बाद हम जो कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो होगा वो हमारा सोर्स है, हमने कहां से इसको लिया है। तो हमने इसको रूस के संविधान से, यूएसएसआर से हमने इसको उठाया हुआ है। तत्कालीन जो सोवियत संघ था उस टाइम पे, यूएसएसआर उसको कहते थे, वहां से हमने मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को लिया है। बात करें अगर इसमें, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था उसमें स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। उसके तहत इसको जोड़ा गया था, और किसमें जोड़ा गया था? भाग 4A में शामिल किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस भाग में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान में। तो हमारा जो पार्ट 4A है इसमें ये दिया गया है। पार्ट 4A में 51A जो है आर्टिकल, उसके अंतर्गत इसके जो सब सेक्शन दिए गए हैं। इसमें से आपके 3 क्वेश्चन बने, जैसे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें, और कब आया था? 1976 में। कौन सी समिति बनाई गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। उसके बाद कौन सा भाग है? तो भाग 4A है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल रूप में जो मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये 11 है, और जो 11वां जोड़ा गया था वो 86 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, उसके तहत 11वां जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जोड़ा गया था। ये हमेशा ध्यान रखिए कि मूल रूप में ये सिर्फ 10 थे जी। तो अब हम बात करते हैं अब देखिए यहाँ पे सभी 11 जो कर्तव्य संविधान है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो आर्टिकल 51A है भाग 4A में, उसमें ये दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो भी गैर न्यायिक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल है और उसको हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब कि हमारा जो नीति निर्देशक है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में उसके लिए किसी भी प्रकार का याचना दर्ज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य का भी हम कोर्ट में, अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि ऐसा हुआ है या फिर हमारे कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो ये गैर न्यायिक है, ये जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपका न्यायिक है, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचना दर्ज कर सकते हैं उसके उल्लंघन के लिए। चलिए अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची के बारे में। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे कुछ सूचियां हैं। ठीक है, 11 हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, मैंने आपको बताया है। पहला देखिए, पहला जो है, पहला कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। मतलब यहाँ पे राष्ट्र से रिलेटेड है, एक समाज से रिलेटेड है। यहाँ पे आदर्शों, संस्थाओं के बारे में, राष्ट्र ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में, उसके आदर करने के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, दूसरा हमारा जो कर्तव्य होगा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए, सेक्रीफाइस के बारे में बताना चाहिए, ये सारी चीजें।
अब यहाँ पे आगे देखें, तीसरा जो कर्तव्य क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब कि एकता, संप्रभुता और अखंडता, इन सब को भी हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कर्तव्य, फोर्थ हमारा जो कर्तव्य है वो अगर हम देखते हैं, वो क्या कह रहा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश की रक्षा करना भी प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है, और अगर राष्ट्र को जरूरत पड़े तो उसकी सेवा करना भी देश के नागरिक का कर्तव्य होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं हमारे फिफ्थ कर्तव्य के बारे में, फिफ्थ ड्यूटी के बारे में, तो वो क्या कहता है, देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्त्रियों के सम्मान के बारे में और यहाँ पे भेदभाव के अगेंस्ट की, मतलब कि सबको समान भाव, समान भ्रातृत्व के बारे में बात किया गया है, तो वो हमारी 5वीं ड्यूटी बताई जाती है। उसके बाद छठी अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में डाइवर्सिटी है, कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, यहाँ पे कई प्रकार के लोग रहते हैं। तो उन सब का यहाँ पे महत्व, उसको समझने के बारे में बात किया जाए और उनका मजाक नहीं उड़ाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे उनकी संस्कृति की भी महत्व के समझने के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कई प्रकार की भाषाएं भी हैं, उन सबको महत्व देने के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें 7 हमारा जो ड्यूटी क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो वन है, फॉरेस्ट है, उनके बारे में बात कर रहा है कि पर्यावरण के बारे में भी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, हम उसका मिसयूज ना करें, हर प्रकार से उसका सही मात्रा में उसको यूज करें, मतलब यूटिलाइज करें, बट इतना नहीं कि आगे वाले जनरेशन के लिए आप खत्म ही कर दो, नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जो हमारा 7वां ड्यूटी ये बताता है। नेक्स्ट देखिए अगर 8वीं ड्यूटी क्या कह रही है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ पे बोल रहा है एक तरफ तो पर्यावरण के बारे में 7th ड्यूटी आपकी बताई जाती है, और 8वीं जो ड्यूटी बताई जाती है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मतलब कि आप एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की यहाँ पे बात कही जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं 9वीं हमारी जो ड्यूटी क्या कह रही है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहने की। तो हिंसा से दूर रहने के बारे में जो बात है वो हमारी 9वीं ड्यूटी के बारे में, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के बारे में भी बात यहाँ पे 9वीं ड्यूटी में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, तो वो क्या कह रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे व्यक्तिगत और सामूहिक, तो दोनों तौर पे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और इसमें राष्ट्र की प्रगति के बारे में भी यहाँ पे बात किया जा रहा है निरंतर, ठीक है, मतलब कि सबका साथ सबका विकास, अकेले नहीं, सबको साथ में लेके बढ़ने की यहाँ पे बात कही जा रही है। बात करें हमारी लास्ट जो हमारी क्या ड्यूटी बताई जा रही है, तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यहाँ पे ये पेरेंट्स के लिए बताया गया है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर देना ये पेरेंट्स का कर्तव्य होना चाहिए, उन्हें देना ही चाहिए। और ये किसके तहत जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 86वें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में जो कि आया था उसके तहत इसको जोड़ा गया है। तो ये आपके 11 ड्यूटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे आते हैं कौन सी ड्यूटी किस में है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, ये ना मैंने 1-2 लिखा है, लेकिन ये A-B करके आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, A-B-C-D, ये E
FGHIJ और ये के, ठीक है। तो के वाला जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के बारे में बात किया जाता है, और ये पेरेंट्स का जो अभिभावक है उनका जो पेरेंट्स हैं उनका गार्जियन है उनका ये होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, या फिर क्या समानता है इसमें। देखिए आर्टिकल 19 हमने पहले भी डिस्कस किया है, फंडामेंटल राइट्स के जो वीडियो है उसमें भी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में आपको याद होगा कि 6 प्रकार के जो कुछ ग्राउंड दिए गए थे उन पे बताया गया था कि उसमें आपको मतलब भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, नहीं करना है। जैसे कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा आदि के आधार पर इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए 51A(c) में नागरिकों पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य डालता है। तो यहाँ पे देखिए हमें फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 में ये हमें देखने के लिए मिलता है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के बारे में, सुरक्षा के बारे में बात करता है। वही मौलिक कर्तव्य में 51A(c) में यहाँ पे ये बात की गई है। बात करें नेक्स्ट में कि आर्टिकल 21, तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो 21 था वो राइट टू लाइफ था, मतलब सबको मतलब कि एक पर्सनल लिबर्टी देता है, ठीक है। तो वहां पे महिलाओं के बारे में भी बात किया गया था कि महिलाओं को शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है। वहीं यहाँ पे 51A(e) में अगर हम लोग बात करते हैं तो नागरिकों को महिलाओं की गरिमा, इसमें भी महिलाओं के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसमें किसमें AE में ये बात किया गया है। नेक्स्ट देखिए 21A में ये भी आपका, ये हमने फंडामेंटल राइट में देखा 6 से 14 साल की, और यहाँ पे 51A के में दिया गया है 6 से 14 साल की आयु के बीच में उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 23(2) में, इसमें दिया गया था कि राज्य सैन्य सेवा जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। वहीं पे 51A(d) में अगर हम लोग देखते हैं तो देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करने का ये जो कर्तव्य बताता है वो हमारा 51A(d) में ये बताता है। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे जो हैं अधिकार वो फंडामेंटल राइट में भी सेम है और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी सेम दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं DPSP में और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी में, अब इनमें देखते हैं कि क्या समानता है, ठीक है। अब देखिए पहला जो है आर्टिकल 48A है, जिसमें कि पर्यावरण के बारे में बात किया गया, उसकी रक्षा के बारे में बात किया गया है। मैंने आपको बताया था कौन सा एक्ट आया है, वो भी उसके बारे में भी बताया था। वहीं पे 51AG यहाँ पे इसने भी पर्यावरण के बारे में बात किया है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 ये बोलता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करें। मतलब वही वाला जो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब शिक्षा मिलनी ही चाहिए, वो जरूरी शिक्षा है। और यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य में 51A है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 49 में क्या कहता है कि जो आपके स्मारक स्थानों और कलात्मक, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो भी धरोहर है, ठीक है, धरोहर स्थल हैं कोई, ठीक है, पुरानी या फिर जो मंदिर वगैरह है और जो भी ऐतिहासिक स्थल है उसकी रक्षा करने का है अधिकार बताया गया है। और वहीं पे 51AF में इसके बारे में भी जो विरासत है हमारे भारत की उसके बारे में कि उसकी रक्षा करना भी ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है 51AF में। क्लियर है? हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये केस था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। देखिए एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में ये केस आया हुआ था। इस मामले में क्या बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मौलिक कर्तव्यों का महत्व मौलिक अधिकारों के समान ही है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किस केस में या फिर किस साल वो केस आया था, कौन सा केस था जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने
जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये बातें कही है। या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस केस में कौन सी बात कही थी। तो इसमें क्या कहा है कि मौलिक कहना, ठीक है, यहाँ पे मौलिक जो कहा है वो इस केस में एम्स छात्र संघ बनाम एम्स मामले में, जो कि 2001 में आया हुआ था, उसमें मौलिक कहा है, मौलिक अधिकारों के समान ही मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। क्लियर है? तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे रखने की। ठीक है, तो आप ये भी, अच्छा, तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक में भी चाहिए वीडियो तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।